जी बिजनेस और चॉइस ब्रोकिंग लेकर आए हैं इन्वेस्टर अवेयरनेस की एक खास पहल भरोसे की चॉइस, जिसका शानदार आगाज अहमदाबाद से हुआ। इवेंट का हिस्सा बनने के लिए लगी लंबी कतारें इस मुहिम के प्रति लोगों के भरोसे को साफ दिखाती हैं। भरोसे की चॉइस एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका लक्ष्य लोगों को इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट मधुसूदन केला और चॉइस के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल पोद्दार ने दीप प्रज्वलन के साथ इस इवेंट की शुरुआत की। इस इनिशिएटिव में चॉइस ब्रोकिंग के रोल को समझाने के लिए कंपनी के हेड ऑफ इन्वेस्टर रिलेशंस आयुष शर्मा ने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी बात रखी। इवेंट का अट्रैक्शन था अवेयरनेस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स कैन क्रिएट वेल्थ पर खास चर्चा, जिसमें जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट मधुसूदन केला और चॉइस के एमडी कमल पोद्दार ने लोगों को निवेश के गुरु मंत्र दिए। व्यूअर्स को बता दें, हम आज मौजूद हैं अहमदाबाद में और यहां पर बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जिनका हम कुछ ही देर में रुक करेंगे उनका नजरिया जानने के लिए, क्योंकि हम आए हैं उन्हीं के जो जहन में प्रश्न है सुझावों को समझने के लिए। तो बस आप थोड़ा इंतजार करें, अपने प्रश्न सुझाव तैयार रखें, हम जल्दी आपके पास लौटते हैं। पर उससे पहले हम आइए बातचीत को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं अनिल जी के साथ। अनिल जी, कैसा लग रहा है अहमदाबाद में? अहमदाबाद की फिजा में कुछ खास बात है, हमेशा अच्छा लगता है। अहमदाबाद केम छो? जलसा छे। हम बात कर रहे हैं आज वेल्थ क्रिएशन की जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए, किसी भी पहलू में अगर हम देखते हैं जिंदगी किसी भी एस्पेक्ट में, एक गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक लक्ष्य हो, एक एम हो और उस एम के लिए हम फिर एक प्लान करके आगे बढ़ सकें। तो इस पहलू पर अगर आप बता सकें, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसको किस तरह से रखना चाहिए? देखिए क्या है, अगर आप अहमदाबाद और गुजरात में आएंगे ना और उनको कहेंगे कि गोल सेटिंग करो, तो बोला हमारा गोल सेट है, हमारा गोल एक ही है, पैसा कमाना। बिल्कुल सेट है। आप देश के किसी कोने में चले जाएं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में चले जाएं, वहाँ पर शाम को खाना वाना खाने के बाद आप घूमने निकले, ठीक है, तो वहाँ पे चर्चाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है। चर्चाएं ये होती कि ट्रम्प साहब का जीतना ठीक था या नहीं। चर्चाएं ये होती कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या हुआ, क्यों हुआ। चर्चाएं ये होती कि मोदी जी की पॉलिसीज़ कैसी चल रही है। और यही घूम फिर के आप गुजरात आ जाइए और शाम को किसी भी कोने में आप पहुंच जाएं, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, पान खाते हुए। गुजरात में लोग, कौन सी नई इंडस्ट्री कहाँ खुली है, तूने कौन सा शेयर खरीदा, नए बिजनेस कौन से आ रहे हैं, ज़मीन के दाम कितने बढ़ गए। ये बड़ा फ़र्क है गुजरात में और पूरे बाकी के देश में जी। इनका फोकस पैसा कमाने का है। तो एक और इसी पर जब आपको क्लैरिटी है कि मुझे पैसा कमाना है, अब मंजिल पता है, राह चुननी है। एक्चुअली हम इनको बताएं और सिखाएं। वास्तविक बात तो ये है कि गुजरात और गुजरातियों ने सिखाया है हमें कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है और कैसे चलाया जाता है। मधुसूदन जी, आपसे हम समझेंगे, भारत में हम देखते हैं हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो ये जो यंग ब्रिगेड है उनको आप क्या बताना चाहेंगे? निवेश के राह पर किस तरह से बढ़ा जाए, किस तरह के मौके आ रहे हैं, और जब एक बार पहला कदम रख लें तो ये भी कितना जरूरी है कि उसको रिव्यू किया जाए? मैं इस प्रश्न को अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहूँगा कि अपनी लाइफ को मैं 25 साल अगर रिवर्स कर सकूं तो मैं क्या क्या करूंगा अभी। जो इवन दो इन पब्लिक आई एम सक्सेसफुल, बट इन माय ओन आईज मुझे लगता है मैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था अगर 3-4 चीज़ें मेरे दिमाग में क्लियर होती, जो 25 साल पहले भी उतनी उम्दा थी जितनी आज भी है। एक सबसे पहली बात है हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा। क्या राइट, कि अल्टीमेटली अगर आपका इंडिया के ऊपर भरोसा नहीं है ना,
तो कुछ भी होएगा, कभी नोटबंदी होगी, कभी कुछ होगा, कभी कोई वॉर होगा, छोटा मोटा ऑयल का प्राइस घटेगा, 2-4 हज़ार पॉइंट इंडेक्स ऊपर नीचे होगा, आप हिल जाओगे। पर अगर इस पर आपको ये भरोसा है कि ये $250 बिलियन का देश जीडीपी का 4 ट्रिलियन हो गया, और अगर हमको अभी ये भरोसा है कि ये 4 ट्रिलियन का 20, 25, 30 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है, राइट, और अपने लाइफ टाइम में होगा ये होपफुली, तो सबसे पहला हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा, दूसरा स्टॉक मार्केट के ऊपर भरोसा। सी दीज आर रियल टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। थर्ड पॉइंट, यू नो, यहाँ पे जितने लोग आते हैं ना, 2 गलत सवाल करते हैं, कब लेना है और क्या लेना है। मैं बोलता हूँ सवाल ये गलत है, कितना लेना है और कितने समय के लिए लेना है, ये राइट सवाल है। और चौथा, यू नो, एक रियल इसको वेल्थ क्रिएशन के जैसे एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप कोई बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक वाले को हर रोज़ फ़ोन करके पूछते हो कि यार मेरा कितना बढ़ गया, क्या इंटरेस्ट रेट है। आप कोई रियल इस्टेट लेते हो तो रियल इस्टेट में हर रोज़ भाव पता करते हो क्या? अगर आपके घर में सोना है, कितने लोग यहाँ पे जिनके घर में सोना है जो हर रोज़ सुनार को फ़ोन करके पूछते हैं क्या सोने का भाव कितना है? हर आदमी के पास सोना होगा पर कोई नहीं पूछता है। पर स्टॉक मार्केट में क्योंकि ये पूरे दिन शेयर के भाव चलते हैं और ऊपर नीचे होते हैं, हर आदमी को ये लगता है कि मैं एकदम शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ करके कमा लूँ, जो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इनकम जनरेशन इज पॉसिबल इफ़ यू हैव अ शॉर्ट टर्म व्यू, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल इफ़ यू हैव अ शॉर्ट टर्म व्यू। तो ये 4 बातें मुझे लगता है फंडामेंटल है वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो अनिल जी, ये बता सके, जहाँ तक एसेट क्लास की बात है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास जब आप कंपेयर करते हैं दूसरे एसेट क्लासेस से, और जो प्रदर्शन रहा है ओवर द इयर्स, वो थोड़ा सा बता सकें और उससे क्या सीख है और आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि ये जो ग्लोबल अनसर्टनिटी है, एक ये व्यू का दौर कहा जा रहा है बहुत वॉलेटाइल है, अनसर्टन है, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस है, अनिश्चितताएं हैं, ग्लोबल टेंशन है, लेकिन इंडिया की तरफ उम्मीदें हैं, हम $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेंगे, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये इक्विटी उसमें कैसे? देखिए, पैसा सब जगह बनता है, ऐसा नहीं कि किसी एक एसेट क्लास में बनता है किसी दूसरे में नहीं बनता है। किसी में कम बनता है, किसी में ज़्यादा बनता है, किसी में जल्दी बनता है, किसी में थोड़ा वक्त लगाता है, किसी में थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ बनता है और किसी में आराम से बनता है। अब आपको लाइफ में डिसाइड करना है कि भाई मुझे ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए, शांति से मुझे पैसा डाल दूँ, कम ना हो, धीरे बढ़े, कम बढ़े, बढ़ता रहे, तो आपके लिए SBI की FD है, राइट। भारत सरकार की गारंटी है पीछे, उस बैंक के पीछे, आपकी FD कभी डूबेगी नहीं, कोई टेंशन नहीं, पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। आपको लगता है ठीक है यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चलेगा, लेकिन मैं अपनी एक जनरेशन के लिए, आगे के लिए मैं पैसा डालना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे भी बहुत ज़्यादा है, मुझे लिक्विडिटी नहीं चाहिए, तो आप रियल एस्टेट में पैसा डाल देते हैं। और रियल एस्टेट के रिटर्न हमेशा आप देखिए, जितने लोगों के पास यहाँ पे रियल एस्टेट होगी, प्रॉपर्टी होगी, प्लॉट होंगे, घर होंगे, असली पैसा उसका एक जनरेशन बाद ही बनता है। 20-25 साल बाद उसकी प्लॉट की कीमत अचानक से किसी 2 साल 3 साल में 10 गुना 15 गुना हो जाती है, राइट। तीसरी आपके होगी जो मजबूरी में आपके पास, सबके पास है, गोल्ड लेना ही पड़ेगा गृह शांति के लिए, राइट, नहीं तो चलेगा नहीं काम। तो गोल्ड चाहे न चाहे सबके पास है भर भर के, और वहाँ पे आपको देखना नहीं, आपको पता है जितनी इन्फ्लेशन की रेट बढ़ रही है उससे ज़्यादा गोल्ड बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इक्विटी। पता सबको है कि सबसे ज़्यादा पैसा यहीं बनता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? पैसा हमें इक्विटी के, रिटर्न हमें इक्विटी का चाहिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड हमको FD की चाहिए, कि FD की तरह कभी भाव नीचे न जाए, हमेशा ऊपर बढ़े। लेकिन बात वही है कि जहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी की रिस्क है वहीं सबसे ज़्यादा रिटर्न है। स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ कहता हूँ, पैसा इतना है जितनी आपकी सोच नहीं है, तो इसी और पेशेंस इतना चाहिए जितने आपके पास है नहीं। तो अगर पेशेंस है, डेडिकेशन है, जैसा मधु भैया ने बोला, इतना पैसा बनेगा कि आप सोच नहीं सकते। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कमल जी, आप चॉइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हाउस होल्ड सेविंग्स का चैनलाइजेशन इक्विटीज़ की तरफ हुआ है काफ़ी,
डीमैट अकाउंट्स भी काफ़ी खुले हैं। ये छोटे शहरों में आपने क्या रुझान पाया है? आपको क्या फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से? आपका आंकलन और असेसमेंट क्या बताता है ग्राउंड रियलिटी पर? सौरभ, आपने जो सवाल किया कि नए लोग और हाउस होल्ड इक्विटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो नंबर अब कन्वर्ट हो रहे हैं उसके ऊपर हमने कभी होमवर्क ही नहीं किया है। आज करीब करीब 16 से 17 करोड़ डीमेट अकाउंट है, करीब 5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आने वाला जो नंबर है वो मैं आपको बताता हूं। इंडिया में 100 करोड़ प्लस आधार हैं, 70 करोड़ प्लस पैन कार्ड हैं, 45 करोड़ लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं और 25 करोड़ लोगों ने अपने मोबाइल में डिजी लॉकर इंस्टॉल कर लिया है। ये दौर डिजिटल है और इस तरफ सब ये आ रहे डेटा हैं, है, मेन स्ट्रीम में सब आ रहे ये हैं। सब में तो जिसने डिजी लॉकर में ये सारी चीजें ले ली है वो एसआईपी और इक्विटी में आने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत अगर मैं इसको लोएस्ट नंबर डिजी लॉकर पे फ्रीज करूं तो 16 करोड़ डीमेट अकाउंट में सिंगल पैन जो है वो करीब 8 करोड़ से कम है। तो अभी 16 करोड़ लोग आज रेडी हैं इक्विटी मार्केट में आने के लिए, 5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में हैं, तो 20 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड की एसआईपी के लिए रेडी है। सर, मधु सर, ये बता सकें ये जो वेल्थ क्रिएशन का सफर है इसमें म्यूचुअल फंड्स का भी बहुत बड़ी भूमिका है और हम जैसे छोटे शहरों की बात कर रहे थे, मिडिल क्लास भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। ये इन ट्रेंड्स को, इस बदलते दौर को, ये आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि पहले थोड़ा ट्रेडिशनल की तरफ होता था ज़्यादा, ट्रस्ट अभी भी है, लेकिन इक्विटीज़ की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। यंग ब्रिगेड जिसकी हम बात कर रहे थे, एक तो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी हैं, रिस्क एवर्स भी हैं, वो बेटर रिटर्न्स के लिए आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं। तो इसको, इस रुझान को आप कैसे रीड कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इंडिया में पहली बार जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, इक्विटी एक रियल एसेट क्लास बन रहा है अभी। इसके पहले क्या है, लोगों को आप ये भी बोल सकते हो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, गोल्ड और रियल इस्टेट और फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा भरोसा था, या ये मार्केट थोड़ा स्पेकुलेटिव लगता था, जो भी वैरायटी ऑफ रीजंस थे, बट इक्विटी वाज रियली नॉट एन एक्सेप्टेड एसेट क्लास। जो मुझे लगता है कोविड के बाद लोग, चूँकि काफ़ी लोग घर पे थे और अनिल जी को देख देख के वो दिमाग में घुस गया कि ये रियल में एक एसेट क्लास है। अनिल जी का वास्तव में बहुत बड़ा रोल है। अगर हाउस होल्ड कैपिटल मार्केट में आ रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं कि इसका एक बड़ा क्रेडिट अनिल जी को दिया जा सकता है। Am I right? तो ये क्या है भाई, अब ये एसेट क्लास हो गया है। मूड क्वेश्चन क्या है आज आपके दिमाग में कि ये बाजार इतना बढ़ गया है, अभी हम पैसा डालें कि नहीं डालें, या हमने पैसा डाला था पहले, हम उसको बेचे कि नहीं बेचे, राइट? और सही तरीका इन्वेस्टमेंट करने का क्या है? ये मैं 3 मूड क्वेश्चन है, तो मैं पहले क्वेश्चन को लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि हम एस्पायर कर रहे हैं दैट बाय 2047 हमारी जीडीपी $35 ट्रिलियन होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेवोस में प्रेजेंटेशन है, राइट? सो आज हम 4 पे हैं और ये 35 होने वाला है, या 30 होने वाला है, 28 होने वाला है, या 38 होने वाला है। अब ये डिस्कशन नहीं है कि ये यहाँ से कई गुना होगा कि नहीं होगा, डिस्कशन ये है कि कितना होगा। आप इसका मतलब समझते हो? मैं सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ कि हमको 5000 साल लग गया इंडिया के इंडिपेंडेंस में 4 ट्रिलियन आने के लिए। अभी यहाँ से 4 पे से हम 25 भी जा रहे हैं, तो अगले 25 साल के अंदर जो 5000 साल में ग्रोथ हुई है उससे कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। एम आई मेकिंग सेंस, राइट? अभी ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे स्केप्टिकल बैठे होंगे,
वो बोलेंगे नहीं आपको कैसे पता 25 हो ही जाएगी, किसी को नहीं पता 25 हो जाएगी कि 24 होगी, बट ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है। और इक्विटी मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे पहला जो कैरेक्टर चाहिए ना, दैट यू हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक ऑन समथिंग। लाइक इफ यू आर ए पेसिमिस्टिक यू विल हैव 10 रीजंस। तो पहला मैंने जवाब दे दिया कि चाहे हम वो 100 का आज 80,000 हो गया इंडेक्स, ये 80,000 का कभी 3 लाख भी होगा, सिर्फ ये नहीं मालूम कि कब होगा, राइट। तो ये अभी किसी को लेफ्ट आउट फील होने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम अब क्या करें। और दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब उसी में है कि अगर आपने सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करके रखा है तो टेम्प्ट मत होइए भाई साहब। आप यहाँ अगर वेल्थ बनाने आए हो ना तो डोंट शॉर्ट चेंज एंड कन्वर्ट इनटू इनकम। अनिल जी आपके पास आना चाहेंगे, दिसंबर में अब हैं तो 2025 का थोड़ा आप आउटलुक दे सकें। आपको कैसे लग रहा है, एक तो मैक्रो पिक्चर, दूसरी तरफ वैल्यूएशंस हैं, अर्निंग्स ग्रोथ, किस प्रकार की उम्मीदें? हमने देखा अभी एक इंडिया को ब्राइट स्पॉट तो माना जा रहा है, लेकिन अभी जो Q2 के आंकड़े आए थे उसमें जीडीपी 5.4% रहा, कह रहे हैं शायद अब मोमेंटम पिकअप होगा। आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये जो बुल रन है, इस बुल रन में अगर आप मुझसे 2025 का व्यू चाहते हैं तो मैं फिर वही कहूँगा जो मैंने दिवाली पे कहा, इस मार्केट में अब भी पैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो बदलनी है। अगर आप 2024 और 2025 को कंपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको 3 चीज़ों पे फोकस करने को कहूँगा। पैसा बनेगा, थोड़ा धीरे धीरे बनेगा। पहले कैसा था, सुबह लिया 3:30 बजे भाव ऊपर, आज लिया कल भाव ऊपर, इस हफ्ते लिया अगले हफ्ते भाव ऊपर, मतलब नीचे देखने की आदत ही छूट गई। पिछले मार्च से लेकर जून जुलाई तक तो ऐसा माहौल रहा कि मतलब ऐसी गर्मी की पूछो मत। पर लोगों ने सबने काम धंधे छोड़ दिए, बाकी था वो क्या करना है, क्यों, कहाँ ऑफिस जाना है, किस बॉस की नौकरी करनी है, कौन सी फैक्ट्री जाना है, चढ़ा हटाओ, सिर्फ मार्केट करेंगे हम, और 3:30 बजे फ्री, राइट। अब 2 महीने से समझ में आने लगा कि लाइफ में स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत कुछ है, राइट। सो पहली चीज, पैसा बनेगा लेकिन धीरे धीरे बनेगा। दूसरा, पैसा बनेगा लेकिन थोड़ा कम बनेगा। पिछले 3 साल से आप कोविड लॉस से अच्छा खासा पैसा हर साल बना रहे हैं। 60-70% आपके स्मॉल कैप इंडेक्स भाग गए, मिड कैप इंडेक्स भाग गए। अब भी बनेगा। जब हम 31 दिसंबर 2025 को बात कर रहे होंगे तो हम यहाँ से ऊपर ही होंगे, ये आप निश्चिंत रहे। तो पहला, धीमे धीमे बनेगा, दूसरा थोड़ा कम कम बनेगा, और तीसरी चीज, पहले के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा मेहनत से बनेगा, और थोड़ा सोच समझकर उन कंपनियों में जहाँ पर आपको लगता है कि रिजल्ट्स थोड़े से बेहतर हैं, उन कंपनियों में जहाँ पर आपको वैल्यूशंस ठीक लगते हैं, उन कंपनियों पर जिनका ग्लोबल एक्सपोजर 2025 में थोड़ा कम है। क्योंकि दिक्कत है ना, 2025 की हिंदुस्तान के बाहर की है, हिंदुस्तान की नहीं है। अगर हमारे मार्केट 2025 में खराब होंगे तो बाहर के बाजारों की वजह से ज़्यादा खराब होंगे बजाय हमारे बाजारों की, क्योंकि हम तो, हमारी सिचुएशन है वो 1 से 2 क्वार्टर में संभाल लेंगे, कंपनियों की कमाई ट्रैक पर आ जाएगी, सरकार का फोकस पूरा कैपेक्स वगैरह पे, ग्रोथ पे आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रिस्क ग्लोबल है, लोकल कम है। इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा मेहनत से पैसा बनेगा, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उन शेयरों को खरीदना है जो इंडिया स्पेसिफिक है, उन शेयरों को खरीदना है जहां प्रमोटर्स अच्छे हैं, बिजनेस ठीक है, वैल्यूएशंस ठीक है, और जिनके रिजल्ट्स खराब नहीं हो रहे। बस इतनी छोटी सी चीज़ करनी है तो पैसा तो 2025 में भी बहुत बनेगा। अगर कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए, और एक अच्छे इन्वेस्टर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आज लग रही है कि हमको ट्रेड तो करना है लेकिन हमें मेहनत नहीं करनी है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हम 500 रुपये की चप्पल लेने के लिए जाते हैं तो 3 बार पहन के देखते हैं, चल के देखते हैं, उसके बाद लेते हैं। और 5 लाख रुपए के शेयर खरीदते समय हमें पता नहीं होता कि कंपनी कर क्या रही है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का या आने वाले समय का फोकस किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा है। जैसे मैं आज बताऊं, आज से 2 साल 3 साल पहले हम मोबाइल में दुनिया के लार्जेस्ट इंपोर्टर थे, आज हम 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। अभी गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग के डेटा आ रहे हैं,
उससे पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए कितना स्कोप है। गवर्नमेंट के पीएलआई का जो बजट है उससे पता चलता है कि गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर कितना फोकस है। तो अल्टीमेटली आप जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो पोर्टफोलियो आप अगले 4 साल 5 साल के व्यू के साथ बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टमेंट पे जाना पड़ेगा। ट्रेडिंग से आप वेल्थ नहीं बना सकते। और जब आप वेल्थ बना रहे हो 4 साल 5 साल और इवन 10 साल के होराइजन से अगर आप असेट एलोकेशन बना रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हवा किस दिशा में बह रही है। पैनल डिस्कशन के बाद हमारे एक्सपर्ट्स पैनलिस्ट ने इवेंट में आए लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। Thank you so much. Thank you, Ahmedabad. Thanks for all your love. Thank you.